हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। पहली न्यूज़ है स्मार्ट सिटी से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट है, अगरतला स्मार्ट सिटी ने एक कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क की रूपरेखा तैयार की है और उसे नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सुपुर्द कर दिया है। इसका फ़ायदा क्या होगा कियोस्क का? एक तो इससे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेक किया जा सकेगा और पीपी जो किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसकी बर्बादी कम होगी। क्योंकि अगर एक इंसान को चेक करना है और उसको कहीं से लेके जाना है तो 5 से 6 लोग आते हैं उसको ले जाने के लिए। और अगर कियोस्क लगा दिया जाएगा एक पर्टिकुलर इलाके में तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को चेक किया जा सकेगा। लाने ले जाने में जो रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जा सकेगी। तो ये अगरतला के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख कदम होगा। स्मार्ट सिटी के बारे में जान लेते हैं। स्मार्ट सिटी एक शहरी क्षेत्र के विकास के लिए योजना है जिसमें डेटा एकत्र किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर का उपयोग करके संपत्ति, संसाधनों और सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए इस डेटा का प्रयोग किया जाता है। तो मेनली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का ऑनलाइन मैनेजमेंट किया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो अगरतला की लोकेशन देख लेते हैं, सॉरी त्रिपुरा की। ये रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये त्रिपुरा है और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से किसी विदेशी राज्य से घिरा हुआ है, किसी एक ही विदेशी राज्य से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये मिजोरम है जो कि बांग्लादेश और म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मणिपुर म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नागालैंड म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश एक तरफ चीन और एक तरफ म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये असम है, एक तरफ भूटान और दो तरफ ये बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये मेघालय है जो कि बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ पर सिक्किम है जो कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये वेस्ट बंगाल है जो कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, नहीं ये भूटान से नहीं लगा हुआ है, ये नेपाल से टच करता है और बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला देखते हैं, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से वर्तमान स्वास्थ्य संकट से उबरने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो ग्रामीण मजदूर हैं वो पलायन करके अपने गांव में आ गए, इसलिए गांव में भारी मात्रा में श्रम बल की उपलब्धता है। इसको देखते हुए जल शक्ति अभियान के अंतर्गत मानसून के बाद जल संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए जाएंगे। तो जल शक्ति अभियान के बारे में जान लेते हैं। ये जल संरक्षण में तेजी लाने के लिए नागरिक भागीदारी पर एक गहन जल संरक्षण अभियान है और इस अभियान को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय ये 2019 मई में ही बना है, 2 मंत्रालयों को जोड़कर। एक तो स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय और दूसरा आपका नदी एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय जो था। इन दोनों मंत्रालयों को मिला करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। यह अभियान स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें वर्षा जल का संचयन किया जाएगा, भूजल का पुनर्भरण किया जाएगा और पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन किया जाएगा। इन सब के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही जल प्रबंधन, ये जो जल शक्ति अभियान है तो इसका एक और मिशन है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलपूर्ति सुनिश्चित करना।
अगला देखते हैं, एशियाई विकास बैंक चर्चा में क्यों है? एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन ऋण देना स्वीकार किया है। ऋण को बीमारी की रोकथाम और साथ ही साथ गरीबी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसी तत्काल प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए मंजूरी दी गई है। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी, जिसका कार्य था एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए प्रबंध करना। जब ये स्थापित किया गया था तो इसके 31 सदस्य थे। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 68 हो गई है और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। एडीबी का प्रारूप काफी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर है, यानी कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक में वोटिंग राइट्स जो दिए गए हैं वो जितना जो इनपुट देता है उसी हिसाब से वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, तो इसमें भी जितना जिसका वेटेज होगा, जो जितना इसमें इनपुट देगा, पैसे जितने देगा उस हिसाब से उसको वोट का वेटेज दिया गया है। ये इसके सदस्य कंट्रीज इसमें दिखाए गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका नाम ज़रूर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन आउट ऑफ एशिया भी इसके कई सारे सदस्य हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कई सारे यूरोपीय देश के यूरोपीय एरिया के इसमें देश हैं, कनाडा भी है, यूएसए भी है। तो याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में आउट ऑफ एशिया भी कई सारे देश हैं। विद्यादान 2 तथा दीक्षा पोर्टल ई लर्निंग कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा उपयोग किए गए दीक्षा पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यादान 2 लॉन्च किया है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है दीक्षा पोर्टल पर। इसका काम क्या है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए जो भी स्कूल नहीं खुल पा रहे और बच्चे घर में हैं उनके लिए ऑनलाइन पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। विद्यादान ई लर्निंग सामग्री को विकसित करने और योगदान करने और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने का एक सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए मेनली ये विद्यादान कार्यक्रम है। और जो दीक्षा पोर्टल है ये भी एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसका कार्य था छात्रों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ऑनलाइन। पिच ब्लैक क्या है? कोविड-19 के कारण यह अभ्यास रद्द कर दिया गया है। यह अभ्यास 27 जुलाई से 14 अगस्त तक आयोजित होने वाला था। ये कॉन्टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पिच ब्लैक है क्या? ये रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 साल में ये एक बार आयोजित किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1981 में किया गया था, लेकिन भारत इसमें तब सम्मिलित नहीं था। भारत ने पहली बार इसमें 2018 में पार्टिसिपेट किया और ये सेकेंड टाइम पार्टिसिपेट करता, लेकिन ये रद्द कर दिया गया है। अब अगला जो अभ्यास होगा वो 2022 में होगा। इस तरीके के युद्ध अभ्यास जो होते हैं कई सारे देशों के बीच में, उसमें एक नकली युद्ध के जैसा माहौल तैयार किया जाता है और उसमें एक बांट दिया जाता है, एक आक्रामक काउंटर एयर होता है, दूसरा रक्षात्मक एयर काउंटर होता है, यानी कि एक टीम डिफेंस करेगी, एक अटैक करेगी। और इसका उद्देश्य होता है कि आगे अगर कभी दोनों देशों की या जो भी देश सम्मिलित हैं अगर साथ में कोई अभियान करते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके अलावा एक दूसरे की जो रीतियां हैं, एक दूसरे की जो परंपराएं हैं युद्ध से संबंधित, उनका आदान प्रदान किया जा सके। तो इसके लिए ऐसे अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो आज बहुत छोटे छोटे आर्टिकल थे, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीपीसीएस की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप वहाँ से यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोज़ उपलब्ध कराए जाएंगे, करंट अफेयर्स और जीएस के सारे वीडियोज़, इवन सेंसस और यूपी स्पेशल भी। तो चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।